मेरे पापा हमेशा मुझे अपनी परछाई ही कहते थे। वह कहते थे कि जिस तरह मैंने घर गृहस्थी को अच्छे से संभाला, कभी भी समाज में गलती नहीं की, कभी भी अपने माता पिता को नीचा नहीं दिखने दिया, इस तरह मेरा बेटा भी एक दिन ऐसा ही गुणवान निकलेगा। मेरे पापा अक्सर कहते थे कि विजय मेरा वह बेटा है जो सरवन कुमार को भी मात दे दे। मेरे पापा मेरे साथ ज्यादा समय नहीं गुजार पाए थे। वह तो बस मेरे बचपन के गुणों को ही देखकर यह सब बातें बोलते थे। जब मैं जवानी में ये सब कुछ करने लगा था, अपने परिवार को संभालने लगा था, सब लोगों की देखभाल करना, सबकी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाना, कभी भी किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखना, पूरे समाज में तारीफ ही करवाना, ये सब तो मेरे पापा ने देखा भी नहीं था। बचपन में मैं बस पढ़ाई लिखाई में होशियार था और हमेशा माँ पापा का कहना मानता था। बस इतने से गुणों से ही मेरे पापा ने मेरे को आंक लिया था। वह कहते थे कि हमारे बेटे विजय के जैसा बेटा तो शायद किस्मत वालों को ही मिलता है। यही बात मेरी माँ कहती थी। लेकिन जब से मेरे पिताजी हम लोगों को छोड़कर गए थे, उसके बाद से हम लोगों की जिंदगी तो मानो जैसे उजड़ सी गई थी। सब लोगों की रो रो कर बुरी हालत थी। घर की रौनक पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कहने को तो मेरे पिताजी घर में कमाने वाले इकलौते इंसान थे। मेरा और मेरे छोटे भाई और 2 बहनें का पालन पोषण, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई, माँ की जिम्मेदारियां, खुद का खर्चा वह सब खुद ही उठाते थे। मेहनत मजदूरी करके वह दिन रात मेहनत करते थे और हम लोगों का जैसे जीवन यापन कर रहे थे। हमें कभी भी इस चीज की कमी महसूस नहीं होने दी कि हम लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम लोग जो भी डिमांड करते थे, हमारी डिमांड पूरी कर देते थे। और यह बात भी नहीं थी कि उन्होंने हम लोगों के सर पर कर्जा कर दिया था। उन लोगों ने हमेशा से ही अपने माता पिता का नाम रोशन किया था, वैसे ही अपने बच्चों को संस्कार दिए थे। पापा दिन रात मेहनत करते थे और हमेशा से ही पैसे जोड़कर रखते थे। उनके जुड़े हुए पैसों से मैंने भी एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर लिया और अपने धंधे को आगे बढ़ाने लगा। धीरे धीरे काम भी अच्छा चलने लगा और घर में 4 पैसों की भी बरकत होने लगी। अब मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन पिताजी के जाने के बाद उनके जो संस्कार थे मेरे अंदर पनपते थे, इसीलिए मैंने छोटी सी उम्र में ही सारी घर गृहस्थी को संभाल लिया था और माँ पापा और अपने छोटे बहन भाइयों का अच्छी तरह से मैं ख्याल रख रहा था। लेकिन अब मेरी शादी का जिक्र होना शुरू हो गया और शादी होने के बाद तो जैसे हमारे घर के अंदर हमारी सबकी जिंदगी तहस नहस वाली थी, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने पापा के जाने का सिर्फ एक ही दुख देखा था। उसके अलावा कभी भी कोई दुख हम लोगों के सामने नहीं आया था। लेकिन शादी के बाद तो मेरे सामने हर रोज नया दुख आने वाला था। दरअसल मेरा नाम विजय है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपनी माँ और बहनों का खुद ही ख्याल रखता था। मेरी 2 बहनें थीं और एक छोटा भाई था। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी और हंसी खुशी गुजर रही थी। बड़ी उम्मीद के साथ मेरी माँ और बहनों ने मेरी शादी की थी। मेरी शादी को 2 महीने होने वाले थे, लेकिन अभी तक मुझे खुशहाली नसीब नहीं हुई थी, क्योंकि एक हादसा शादी के पहले दिन से ही मेरे साथ हो रहा था। मैं जैसे ही अपने कमरे में जाता तो मेरी पत्नी डर की वजह से कांपने लग जाती थी। उसके पसीने छूटने लगते थे, फिर वह जोर जोर से रोने लग जाती थी। मुझे उसके साथ बात करने तक का मौका नहीं मिलता था। अभी तक हम दोनों एक साथ फुर्सत से बैठे भी नहीं थे। अजीब बात यह थी कि वह सारी एक्ट सिर्फ मुझे देखकर ही करती थी। बाकी सब लोगों के साथ तो वह नॉर्मल रहती थी। जितना टाइम मैं उसके पास रहता था, वह रोती ही रहती थी, खामोशी नहीं होती थी। रो रो कर उसने खुद को बीमार बना लिया था। एक दिन इन सारे हालात से तंग आकर मैंने सोच लिया था कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मेरी बहन ने उसे समझाया था कि वह इस तरह भैया को देखकर परेशान मत हुआ करो। भैया तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहते हैं। मेरी बहन की बात सुनकर उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए साफ इनकार कर दिया था कि वह मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लगती थीं, इसीलिए मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया था। फिर एक रात अचानक ही जब मेरी घबराकर आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी पत्नी कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं उसे घर से बाहर देखने के लिए निकला तो मैंने कुछ ऐसा देखा
जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आ रही थीं। जितने सुख मुझे बचपन में मिले थे, शायद उतने ही दुख मुझे भरी जवानी में मिल रहे थे। मैं बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का था। मैं किसी से काम नहीं था, ऐसा मेरी माँ और मेरी बहनों का कहना था। मेरा छोटा भाई अभी काफी छोटा था। वह लगभग 14 साल का था और अभी पढ़ाई कर रहा था। मुझसे बड़ी मेरी एक दीदी थी जिसकी शादी हो गई थी। मैं दूसरे नंबर का था और मेरी एक छोटी बहन कुंवारी थी। घर के सारे ही लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि बहुत कम उम्र में ही मैंने अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया था। मैं 15 साल का था जब मेरे पापा हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से ही मैंने मेहनत करके अपने घर के हालातों को ठीक कर लिया था। मेरी मम्मी और बहनों का कहना था कि उनका बेटा किसी से कम नहीं था, लेकिन मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। कभी मैंने इस चीज को लेकर घमंड नहीं किया था। भगवान ने मुझे अच्छी सूरत शक्ल दी थी, तो इसका मतलब यह नहीं था कि मेरे लिए घमंड करना जरूरी था। मेरा मानना यही था कि भगवान की बनाई हुई हर चीज अच्छी होती है। भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी जरूर दी होती है जो उसको स्पेशल बना देती है, लेकिन जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसको पहचानने की होती है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, जिसकी वजह से मुझे आज बिजनेस में काफी ज्ञान था। और अब मेरी बारी आई थी शादी की, क्योंकि अब शादी का नंबर मेरा ही था और मैं अच्छा खासा कमाने भी लग गया था। घर के हालात भी मेरी वजह से काफी बेहतर हो गए थे, क्योंकि जब से पापा इस दुनिया से गए थे हम लोग परेशानी में गिरे हुए थे। मेरी बड़ी दीदी की शादी दूसरे शहर में हुई थी, लेकिन वह हर महीने अपने बच्चों की छुट्टियों पर हमारे घर एक हफ्ते के लिए रहने जरूर आती थी। मेरी शादी के लिए मेरी मम्मी ने बहुत सारे सपने देखे थे। उनको मेरी शादी का सबसे ज्यादा अरमान था और इसकी दो वजह थी। एक तो ये थी कि मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। दूसरी यह कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और मरने से भी बचा था। इसी वजह से मुझसे मेरी पूरी फैमिली बहुत प्यार करती थी। मेरी बहनों को भी मेरी शादी के बहुत अरमान थे, क्योंकि मेरा छोटा भाई अभी काफी छोटा था। उसकी शादी नहीं हो सकती थी और मेरी छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रही थी। इसीलिए शादी करने के लिए नंबर मेरा ही था। ऐसे में मैंने कभी कुछ नहीं कहा था और सब कुछ अपनी माँ और बहनों पर छोड़ दिया था। मैंने बचपन से लेकर अब तक किसी भी चीज की डिमांड नहीं की थी, बल्कि मैंने ही अपने माँ और बहन भाई की हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मैंने खुद से कहीं ना कहीं ये वादा कर लिया था कि मैं कभी जिंदगी में अपनी मम्मी के फैसलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। हमेशा उनके फैसले का मान सम्मान करूंगा और उनकी हमेशा इज्जत करूंगा, जैसा वे मुझे करने के लिए कहेंगे। मैं हमेशा वैसा ही करूंगा जैसे कि मेरी शादी करवाना मेरी बहनों और मेरी मम्मी का सबसे बड़ा अरमान था। ऐसे में वह यह चाहती थी कि लड़की भी उनकी पसंद की ही हो। इस मामले में मैंने सब कुछ अपनी माँ बहनों को ही सौंप दिया था। मैं किसी लड़की को पसंद नहीं करता था। हालांकि वह मुझसे पूछती भी थी कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो हम तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही करवा देते हैं। मैं हर टाइम उन्हें नहीं कहता था, क्योंकि मैं इस टाइप का लड़का नहीं था। हालांकि मेरी फ्रेंडशिप काफी लड़कियों से भी थी, क्योंकि मेरे ऑफिस में लड़की अभी मौजूद थी। मैंने आज तक किसी को गलत नजर से नहीं देखा था। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी मम्मी और मेरी बहन ने ही अपनी पसंद से, जिसके साथ वह मेरी सदा शादी करवाना चाहती है, मैं खुशी खुशी उसके साथ शादी कर लूंगा। मेरे लिए लड़की वहीं ढूंढे जिनका मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा हक था। मैंने उन्हीं को यह काम सौंप दिया था। मैं अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। लड़कियों में मेरी कभी भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी। वह शायद इसकी वजह यह थी कि मैं अपने दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात पहले से ही डाल रखी थी कि मुझे शादी अपनी माँ और बहनों की पसंद से ही करनी है। तो फिर ऐसे में किसी के मोहब्बत का नाटक करने से क्या फायदा। जब मैंने पहले से ही ऐसा इरादा कर लिया था कि मुझे अपनी माँ और बहन की पसंद से ही शादी करनी है, तो इसलिए मैंने किसी भी फीलिंग के साथ नहीं खेला। मैं शुरू से ही बहुत सीरियस और नरम दिल इंसान रहा था। मुझे दूसरों की फीलिंग, शौर्य सांस की अच्छे से कदर होती थी।
मैंने कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और कहीं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया था। कभी जिंदगी में किसी को ऐसा दुख नहीं दिया था जिसकी वजह से उसका दिल दुखे। मैंने कभी भी जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं दी थी, फिर चाहे वो मेरे घर वाले हों या फिर कोई और। बाकी लोग सबके साथ मेरा एक जैसा ही बिहेवियर रहता था। हमेशा सबसे खुशी खुशी बात करता था। मैं खुश रहने और खुश रखने वाले लोगों में से था और मेरी यही आदत मेरी फैमिली और मेरे सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बहुत पसंद आती थी। मेरी बड़ी बहन रीमा दीदी मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की तलाश कर शुरू करती थी। वह हर दिन बहुत सारी फोटोज उठाकर घर ले आती थी और मुझे दिखाना शुरू कर देती थी, जबकि मैं उनसे हर बार यही कहता था कि जो लड़की आपको पसंद आ जाए वहीं पर मेरी शादी करवा दो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरी इस बात से मेरी मम्मी और बहनें बहुत ज्यादा खुश होती थीं। वह मेरी बात सुनकर मेरी बड़ी दीदी अपने और बाकी सबकी पसंद के लिए मेरे लिए लड़की पसंद कर ली और फिर उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे और फिर मेरा रिश्ता फिक्स हो गया था। मैंने लड़की की फोटो देखी थी। वह सच में बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपनी फैमिली की पसंद पर गर्व महसूस हुआ था कि उन्होंने मेरे लिए अच्छी ही लड़की तलाश की थी। इस बात का मुझे पहले से ही यकीन था। लड़कियां तो सभी अच्छी होती हैं, मासूम होती है, क्योंकि घर में मेरी बहना भी तो थी। इसीलिए मुझे अच्छी तरह से पता था कि लड़कियों की सोच और उनके ख्याल किस तरह के होते हैं। वह ऊपर से जितने समझदार बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल बच्चों वाले दिमाग की होती है। मासूम सी होती है, जैसे कि मेरी बहनें थीं। मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों ही बहुत ज्यादा समझदार और मासूम थी। और वैसे भी मेरी मम्मी ने हमेशा से मुझे लड़कियों की इज्जत का आया था। इसकी वजह सिर्फ यह नहीं थी कि मेरे घर में भी अपनी बहनें मौजूद थी, बल्कि उनका यही कहना था कि यह जरूरी नहीं है कि घर में बहनें होती हैं तो ही इंसान दूसरों की बहनों की इज्जत करे। दूसरों की बहनों की भी इज्जत करना और उनका मान सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है और हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हर औरत की इज्जत करनी चाहिए। ये सारी बातें मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई हुई थी। यही वजह थी कि मैं लड़कियों की हमेशा इज्जत किया करता था। जिस लड़की को मेरी दीदी ने मेरे लिए पसंद किया था, उनका कहना था कि वह घर के सारे कामकाज अच्छे तरीके से जानती है और पढ़ी लिखी है और बहुत ज्यादा समझदार भी है, मालूम होती है। इस तरह के रिश्ते तो लोगों को आजकल तलाश करने पर भी नहीं मिलते। सारी बातें परफेक्ट देखकर उन्होंने रिश्ता फिक्स कर दिया था। लड़की वालों ने मुझे भी पसंद कर लिया था। उनको भी मैं बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसके मुताबिक मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। इन सारी बातों में एक बात जो मेरे लिए बहुत जरूरी थी, वह थी मेरी बहन की ननद। उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। वह मुझे पसंद करती थी और उसने मुझे एक दो बार यह भी कहा था कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन अब तो मेरा रिश्ता फिक्स हो गया था। पर अब हकीकत तो ये थी कि मुझे इस कैसे उसका बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर उसे मुझ में इंटरेस्ट था तो उसे इस बारे में अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी, या फिर वह मेरी दीदी से बात कर सकती थी। इस तरह मेरे सामने आकर कहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन खैर, इन सब चीजों को इग्नोर करके मैं अपनी शादी की तैयारियों में पूरी तरह खो गया, क्योंकि अब शादी की डेट निकल चुकी थी और शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। मां का कहना था कि मेरे सबसे लाडले बेटे की शादी है, इसीलिए कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए उन लोगों की शॉपिंग, मेरी खुद की शॉपिंग, घर की सजावट, मिठाइयां, पकवान, बारात का सब कुछ मुझे ही देखना था और मैं शादी की तैयारियों में पूरी तरह से खो चुका था। अब धीरे धीरे मेरी शादी का दिन नजदीक आ रहा था। वैसे वैसे मेहमानों का आना शुरू हो गया था। अब मेरी और मेरी पत्नी की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई। मेरी पत्नी का नाम रेखा था। रेखा दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसे देखकर हर कोई पागल हो जाए। उसे देखकर तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि शायद इसके पीछे ना जाने कितने लड़के दीवाने होंगे। लेकिन इसी बीच मुझे उसके संस्कारों पर नाज हो रहा था, क्योंकि उसके संस्कार बिल्कुल मेरे जैसे ही थे। इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसने अपनी पसंद से शादी नहीं की, बल्कि मेरी तरह ही
अपने घर वालों की पसंद को अपना बना लिया। तब ऐसी संस्कारी पत्नी पाकर मैं काफी खुश था। शादी के बाद रेखा का हमारे घर में अच्छी तरीके से गृह प्रवेश करवाया गया और बड़ी ही धूमधाम से खुशियां मनाई गई। अब रात के समय में मुझे अपनी पत्नी के साथ नए जीवन की शुरुआत करनी थी। इसीलिए मैं कमरे के अंदर गया तो मुझे देखते ही मेरी पत्नी चिल्लाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या रेखा ऐसे क्यों कर रही है? मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने माँ और दीदी को वहीं पर बुला लिया और कहा कि रेखा को न जाने क्या हो गया है। सब लोगों ने रेखा को शांत किया। तभी माँ रेखा को अपने साथ ले गई और अपने कमरे में सुला दिया। मैंने इस चीज को ज्यादा दिल पर नहीं लिया। मैंने सोचा कि शायद वह मुझे देखकर घबरा गई होंगी, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में उसकी शादी हो गई थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बेचारी के मन में हजारों सवाल होंगे, इसीलिए वह घबरा गई होंगी। अभी माँ के साथ कुछ टाइम रहेंगी तो उसके दिल को भी दिलासा हो जाएगा और मुझे भी अच्छी तरह से जान लेगी। लेकिन अब तो मेरी शादी को पूरे 2 महीने निकल चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने अपनी पत्नी को नजर भरकर भी नहीं देखा था। बस जिस तरह मैं कमरे में आता, वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाती थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो मेरे साथ कुछ अजीब ही घटना हो रही थी। दरअसल मेरी पत्नी मुझे दूध का गिलास देती है और कहती कि आप ये दूध पी लीजिए, उसके बाद हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मैं खुशी के मारे दूध पी लेता और सोचता कि शायद मेरी पत्नी के मन से वह डर निकल गया है, इसीलिए मैं खुशी खुशी दूध पी लेता। लेकिन दूध पीते ही मैं बेहोशी की हालत में चला जाता और उसके बाद मेरी पत्नी न जाने घर से बाहर क्या करने के लिए जाती थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मुझे इन सब का राज तो जानना ही था। इसीलिए मैंने एक रोज दूध पीने का नाटक किया और बेहोश होने का भी नाटक किया। रात होते ही जब मेरी पत्नी घर से बाहर गई तो मैं भी उसका पीछा करने लगा। लेकिन घर से बाहर जाने के बाद जब मैंने जो देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि वह किसी आदमी से जाकर मिल रही है और उसके गले भी लग रही है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वहां पर दौड़कर गया और उसके आदमी के 4-5 तमाचे दे मारे और अपनी पत्नी को घर में ले आया और चिल्लाकर सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। मेरी दीदी भी आई हुई थी। सब लोगों ने कहा कि आखिर क्या हो गया, तुम रेखा पर चिल्ला क्यों रहे हो? तभी मैंने कहा कि यह सब तो आप रेखा से ही पूछ लीजिए। तभी रेखा ने हाथ जोड़े और कहा कि मैं किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं था, इसीलिए मेरे घर वालों ने उसके साथ मेरी शादी नहीं करवाई और मजबूरन मेरी शादी विजय के साथ हो गई। लेकिन शादी के बाद से मैं विजय को अपना पति नहीं मानती थी, क्योंकि मैं अपना सब कुछ अपने आशिक को दे चुकी थी। इसीलिए कुछ दिनों तक तो मैं विजय को कमरे में आने के बाद उसके सामने चिल्लाने का नाटक करती थी, ताकि विजय को लगे कि मैं बीमार हूं और वह मेरे नजदीक ना आए। लेकिन अब तो विजय मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जिद करने लगा कि मैं बीमार हूं। उसे देखकर इतनी डरती क्यों हूं? आखिर डॉक्टर से पता किया जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि अब कुछ और ही प्लान बनाना चाहिए। इसीलिए मैं उसके दूध में नशे की दवाई मिलाने लगी और रात को अपने आशिक से मिलने लगी। मैंने सोचा कि जितने समय तक चलता है चलने दो, जब मेरा आशिक कुछ पैसे जमा कर लेगा तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। लेकिन यह सब होने से पहले ही विजय को सब कुछ पता चल गया। अब ये सब सुनकर तो मेरी पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं अपना माथा पकड़कर बैठ गया और रोने लगा कि अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद था तो तुम मुझे पहले दिन ही बोल देती। मैं तुम्हारी इज्जत को भी नीलाम नहीं होने देता और तुम्हारी शादी भी तुम्हारे आशिक से करवा देता। भला मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अभी मेरी माँ की आंखों में भी आंसू थे। मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा और कहा कि जो लड़का सबके बारे में सोचता था, इतनी छोटी सी उम्र से सबकी जिम्मेदारियों को उठाने लगा था, उसी के साथ भगवान ने बुरा करना था। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।